सर। सर कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ठीक है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि ड्रेस कोड के बारे में, उसको समरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। कल हमने पढ़ा था ड्रेस कोड के बारे में। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने किस तरह उसमें समरी में कन्वर्ट किया था यस सर, उसको। आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि एनीवन हु सर वांट आई टू थिंक मिस्टर नबील थे। रिवाइज द यस्टरडेज लेक्चर, किसी को रिवाइज करवाना है किसी ने? सर जुल्फिकार भी आ गए। यस सर जुल्फिकार थे सेशन में, तो उन्होंने देखा था। सर जुल्फिकार, आप रिवाइज करना चाहेंगे सर, कल जो हमने पढ़ा था और पिछले सेशंस में? सर 5 मिनट्स दे दें हैं। ठीक है सर, आप ले लें। क्या होता है ओके। क्या? ओके सर, आप आगे। ठीक है अच्छा, आप करवा दें रिवाइज। ओके श्योर। सर, आप करवा करवा दें। दें आप। पता नहीं, आप सीनियर हैं। नहीं, मैं आपको मैं आपने आप पहले क्लासेस में थे ना यहाँ पे, हैं? जी सर। सर जुल्फिकार, आप करा जानते दें हैं। आप, अगर थोड़ा आप समय कराना के बाद चाहते में। हैं आप करा लें। जी, थोड़ा आप यस, देना पांच मैं पार्टी। मैं यस यस। जी। अच्छा, इसमें ना जो कंपाइलर है, डिज़ाइन है, उसमें मेजर जो पोर्शंस होते हैं उसमें पहला होता है फ्रंट एंड, फिर होता है उसका इंटरमीडिएट लेवल, फिर उसका होता है बैक एंड। तो ये मेजर 3 कैटेगरीज में है। तो जो मोस्ट लर्निंग है, जिसमें ज़्यादा हमें काम करना होता है, वो फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में वो क्या करता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम इफ कंपाइलर का ज़्यादा यूज इसलिए हुआ था कि पहले जो पुरानी जो लैंग्वेजेस थी, वो जब कोड लिखती थी, वो डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में, यानी कि मशीन जो होती है ना, आपको पता है, वो 0 1 को अंडरस्टैंड करती है। तो जो पुरानी लैंग्वेजेस थी उनको बोलते थे लो लेवल लैंग्वेजेस। तो वो जब लिखती थी तो वो डायरेक्ट ही मशीन लैंग्वेज में वो कोड कन्वर्ट हो जाता था। तो इसलिए कोई कंपाइलर की इतनी लंबी चौड़ी जरूरत नहीं पड़ती थी, अगर पड़ती भी थी तो इतना। तो लेकिन अब वो जो लो लेवल लैंग्वेजेस थी ना, उनमें इशू ये था कि जो लोग एक्सपीरियंस थे उनके लिए तो ये बहुत वो बेस्ट अप्रोच थी। लेकिन जो दूसरा नॉर्मल कॉमन बंदा होता है, जो वो भी प्रोग्रामिंग में काम कर रहा होता है, उसके लिए वो लो लेवल लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती थी, कि उसकी उस काफी सिंबॉलिक किस्म की लैंग्वेज होती थी। तो फिर वो वक्त के साथ साथ ना लैंग्वेज को उन्होंने ऐसे कन्वर्ट किया कि लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स आना शुरू हो गए। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स आना शुरू हुए, तो एक आम बंदे को भी लैंग्वेज ना समझ में आना शुरू हुई कि ये क्या कह रहा है। जैसे आप देखिए, आप पाइथन में प्रिंट लिखते हैं, तो प्रिंट एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में भी यूज कर रहे होते हैं। अब ये आसानी तो होगी, एक जो बंदा कोड लिख रहा है उसके लिए तो आसानी हो गई है, लेकिन उससे जो नीचे डेवलपमेंट में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गई, क्योंकि कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आती थी। तो फिर क्या किया गया कि वो जो हम कोड लिखते हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से काफी मिलता जुलता है, तो और ऐसी लैंग्वेज जो जब आप उसमें कोडिंग, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कंटिन्यू। सर आप कंटिन्यू करें, कुछ नहीं कह रहे।
अच्छा, ओके ओके। तो अब ये है कि जैसे पाइथन है ना, ये ये आप इसको जब लिखते हैं तो आपको आपको फील हो रहा होता है कि जैसे आप इंग्लिश इंग्लिश में कोड लिख रहे हैं, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं। तो ऐसी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो अब जब आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा तो जो जो कोड लिख रहा है उसके लिए तो आसानी हो गई है, लेकिन कंप्यूटर को समझने में डिफिकल्टी हो गई है। कि अब फिर उसमें फिर ये किया जाता है कि जो कोड आप लिखते हैं उस कोड को जो है ना एक मुख्तलिफ प्रोसेस में से गुजार करना। पहले फ्रंट एंड से वो कोड गुजरता है, फिर कोड फिर उसके अंदर फिर इंटरमीडिएट लेवल में से गुजरता है, फिर इंटरमीडिएट के बाद वो फिर बैक एंड में जाता है, और उसके बाद जाकर ना वो मशीन की जबान में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतने प्रोसेस में से गुजर के ना फिर वो मशीन की लैंग्वेज 0 1 में आके कन्वर्ट होता है, और फिर मशीन उसको समझती है। तो चीजें मतलब जो डेवलपर है, जो प्रोग्रामर है, उसके लिए चीजें मतलब उसके उसके काम तो इजी हो गया है। लेकिन मशीन को जो है ना फिर उसको प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो उसमें फिर डिफरेंट लेवल्स हैं, फ्रंट एंड, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को आईआर भी बोलते हैं। तो फिर बैक एंड है, तो इस तीनों प्रोसेस में से गुजरता है। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि फ्रंट एंड में क्या हो रहा होता है। तो मैं इसको बड़ा ब्रीफ रखता हूँ, तो ताकि आपको ना मेन आइडिया समझ में आ जाए। ठीक है। तो अब उसमें होता है, फ्रंट एंड में क्या करता है कि आप जब प्रोग्राम का कोई प्रोग्राम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि x = a + b, आपने की लाइन ऑफ कोड लिख दी है। तो अब वो क्या करेगा कि इसको ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करेगा। आपने लिखा x = a + b, तो वो ए को अलग करेगा, प्लस को अलग करेगा, बी को अलग करेगा, इक्वल को अलग करेगा, और एक्स को भी अलग करेगा। इसको बोलते हैं टोकनाइजेशन, कि उसने टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं टोकन। तो जब वो टोकन में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ना वो फिर चेक करता है कि आपने ये जो लिखा था, क्या ये आपने जिस तरह से प्रोग्राम, जिस तरह से लैंग्वेज में लिखा जाता है वैसे ही लिखा था आपने। ठीक, वो चेक करता है उसमें कि आपने ये जो है मतलब उसमें, तो ये फिर दूसरा उसमें एक चेक वो ये करता है कि इसकी लॉजिक को चेक करता है। ठीक है। ये दो, तो पहले में तो वो ग्रामर चेक करता है, और दूसरे में उसकी लॉजिक को चेक करता है। ठीक है। कि आपने पहले, दोबारा बताता हूं, पहले क्या करेगा, फ्रंट एंड में पहला काम क्या करता है कि आपने जो कोड लिखा है उसको ब्रेक करेगा टोकन्स के अंदर। फिर उस पूरे लाइन को देखेगा कि जो इसने लाइन लिखी थी वो उसकी ग्रामर ठीक है। ग्रामर कौन सी? जो आप प्रोग्राम, हर प्रोग्राम की एक अपनी ग्रामर होती है। पाइथन पाइथन की एक ग्रामर है कि भाई आपने इस तरह से लिखना है। ठीक है। तो वो क्या, उसने इस बंदे ने जब वो लाइन लिखी थी तो वो ग्रामर को उसने मेंटेन रखा है। वो फ्रंट एंड के सेकंड स्टेप में चेक होगा। फिर फ्रंट एंड के थर्ड स्टेप में वो ये चेक करेगा इसने लॉजिक, क्योंकि प्रोग्रामिंग की भी एक लॉजिक होती है कि क्या उसने वो लॉजिक मेंटेन रखी है। तो ये तीन चीजें ना ये चेक करता है फ्रंट एंड के अंदर। मैं उनके नाम नहीं लेता क्योंकि हमें तो अंडरस्टैंड करना है कैसे। तो ये हो गया फ्रंट एंड। दोबारा मैं बताता हूं कि आपने प्रोग्राम की लाइन लिखी है, वो उसको टोकन्स में ब्रेक करेगा। जैसे भी बताया कि ए x = a + b, तो ए अलग होगा, बी अलग होगा, प्लस अलग होगा, इक्वल अलग होगा, और एक्स अलग होगा। इसको तो बोलते हैं टोकनाइजेशन, ये टोकन बन गए। फिर वो नोट करता है कि ग्रामर ठीक है, कि इसने एक्स लिखा, फिर इक्वल टू लिखा, फिर ए लिखा, प्लस इसी तरीके से पाइथन में लिखा जाता है, तो क्या उसने ये चीज मेंटेन की है। तो वो उसको चेक करेगा वहां पर। तीसरे में चेक करेगा लॉजिक को। ठीक है। तो अब वो क्या लॉजिक होती है वो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी आप यार लॉजिक को चेक करेगा। तो ये तीन एक मेन काम जो है ना वो फ्रंट एंड पे चेक करता है। तो जब वो चेक करके ना, अगर उसमें कोई एरर वेरर है तो वो उस एरर को वहां बताता है, भाई इसमें ये एरर है। ठीक है। और साथ ये भी देख रहा होता है। अच्छा, साथ में क्या करता है, आप उसको, आपने जो स्टेप नंबर 1 में उसके उसकी टोकनाइजेशन की है, तो वो क्या करेगा, वो अपने पास ना एक डिक्शनरी बनाएगा, एक बुक, एक बुक बनाएगा कि हाँ इसने जो लाइन लिखी है इसमें इसने ए लिखा था, ये ए क्या चीज है, इसने बी लिखा था, ये बी क्या है, ये प्लस क्या है, ये एक्स क्या है। साथ साथ ना वो अपने पास ना नोट भी करता रहेगा, भाई इसने एक्स लिखा था, एक्स यहाँ पर ये क्या चीज, ये वेरिएबल है, ए और बी क्या है, ये क्या है, मतलब इस तरह से ना वो चीजें ना एक जगह पर उसका भी रिकॉर्ड रखेगा अपने पास। ठीक है। तो तीनों स्टेप्स में उसके पास, जब आप उसको टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं,
तो वो अपने पास उनको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है कि इस लाइन के अंदर क्या कुछ था, और अगर कहीं एरर आए तो उस एरर को भी चेक कर रहा होता है। ये सात काम साथ साथ वो हो रहे थे। तो ये तीन स्टेप्स हैं फ्रंट एंड के अंदर मेन। दोबारा बताता हूं कि जो आपने कोड लिखा है उसको ब्रेक करता है टोकन्स के अंदर, उसमें फिर क्या करता है, ग्रामर चेक करता है कि वो जो लाइन लिखी थी उसकी ग्रामर ठीक है, फिर तीसरे में चेक करता है कि इसने लॉजिक ठीक अप्लाई की थी। ये तीन मेन स्टेप्स हैं फ्रंट एंड के अंदर। ठीक, उसके बाद ना कोड शिफ्ट हो जाता है इंटरमीडिएट लेवल के अंदर। ठीक, तो अब होता क्या है कि इंटरमीडिएट लेवल में क्या करता है कि ये इसी कोड को ना एक और डिफरेंट स्टाइल के कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी जो आपने कोड पाइथन में जो पहले स्टेप में लिखा था वो तो पाइथन का कोड था, और पाइथन का कोड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से मिलता जुलता कोड। अब जो वो इंटरमीडिएट लेवल पे आएगा, सेकंड स्टेप में आएगा, तो उसने एक नया एडवांस एक बनाया। वो कहता है आप ना इस कोड को इस तरह से लिखें, वो उसका खास स्टाइल है जो आपको भी एक और भी आएंगे वो बताएं। उस स्टाइल में जब कन्वर्ट करता है तो अब ये जो कोड है ये समझें कि दूसरे लेवल पे आ जाता है। अब ये कोड हाई लेवल से, पहले हाई लेवल पे था इंग्लिश में, अब ये थोड़ा सा मशीन लैंग्वेज के काफी करीब आ जाता है। तो बस ये स्टेप होता है। उसके बाद वो बैक एंड पे जाके ना वो उसको कोड को जरा और बेहतर करता है, और बेहतर करके जो है ना उसको ज्यादा मशीन लैंग्वेज के क्लोज लेकर आता है। तो उसके बाद ना वो 0-1 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जर्नली सिंपल स्टेप्स जो मैंने बताया जर्नली ये होता है। दोबारा मैं बताता हूँ, जो मेन जो फोकस है ना, जो जो मेन फोकस हो रहा होता है लैंग्वेजेस के अंदर, वो फ्रंट एंड के अंदर। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जो इंटरमीडिएट और बैकएंड का लेवल है वो ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में मिलता जुलता है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो फ्रंट एंड पे आता है। मिसाल के तौर पे, अब फ्रंट एंड पे क्यों डिफरेंस आता है, क्योंकि आप वहां पर जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज है। जितनी ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज आपको फील होगी, उतना ही वो जो कोड लिख रहा है उसको आसानी होगी, कोड लिखने वाले को आसानी होगी, लेकिन उसके बैक एंड पे उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी। मैं मिसाल देता हूं, अब आप चैट जीपीटी से कम्युनिकेट करते हैं, वहां आप प्रॉम्प्ट देते हैं, तो पाइथन में जो आप इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं वो कोई होती तो इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन इतनी ज्यादा भी वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं होती है। लेकिन जो आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं वो तो एग्जैक्टली आपकी ह्यूमन लैंग्वेज होती है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए, उसके टोकन्स बनाने के लिए, फिर उसमें डिफरेंट और टेक्निक्स भी यूज की जाती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे शायद आपने पढ़ा हो, उसके अंदर हम वेक्टर्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर वेक्टर की हेल्प से हम चेक करते हैं कि उनमें सिमिलैरिटी क्या है, फिर उसमें और भी लंबी चौड़ी बातें हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपाइलर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो फ्रंट एंड है। हर मतलब आपने लैंग्वेज को जितना इजी की है, इजी का मतलब क्या होता है कि आपने उसको जितना ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज किया, तो आप समझ ये जाएं कि आपके लिए तो काम आसान हो गया है। लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ रही है, ज्यादा ज्यादा हमें कुछ उसमें उसको हैंडल करने में ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व करने पड़ रहे हैं। तो देखें, पहले जब शुरू में लैंग्वेजेस थी तो डायरेक्ट ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती थी, कोई फ्रंट एंड नहीं था, कोई इंटरमीडिएट नहीं था, ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही हो जाता। फिर बाद में आपने कहा नहीं इसको थोड़ा सा और ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर अगले अगले स्टेप आना शुरू हो गए। फिर आपने पाया जब और उसको ह्यूमन किया तो फ्रंट एंड बीच में आया। फिर आपने उसको और आसान किया तो उसको उसको प्रॉम्प्ट देना शुरू कर दिया, तो फिर वो वेक्टराइजेशन का कंसेप्ट आ गया, वेक्टराइजेशन, एम्बेडिंग, और वो जो सिमिलैरिटी, ये सब चीजें वहां आ गई। तो मेन जो फोकस है ना वो हमारा फ्रंट एंड है, कि आप जितना चीजों को इजी करेंगे, बैक फ्रंट एंड के अंदर जो मशीन काम कर रही है उसको उतनी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली उससे स्पीड में भी कमी आ जाती है। तो लेकिन चूंकि हमारे प्रोसेसर इतने ताकतवर है कि हमें वो जो स्लो स्पीड है वो हमें महसूस नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वो उसमें स्लो स्पीड उसकी हो जाती है लेकिन हमें महसूस नहीं होती। तो ये चीज थी कंपाइलर के अंदर। बाकी जितनी चीजें उसके अंदर यूज हुई हैं वो टेक्निकल्स हैं कि कैसे वो ना लॉजिक कैसे चेक करता है, वो ग्रामर कैसे चेक करता है, वो क्या टेक्निक्स लगाता है, वो टेक्निक्स पे ना आपको आगे बताते हैं सरफेजार। ये सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल आपने कंक्लूड कर दिया पूरा जो हमने पढ़ा है सब कुछ। सर ये एड्रेस
कोड का थोड़ा समझा दें, बाकी हमने थोड़ा समझा तो था CSS कोड। हाँ, ये भी दिखा रहे थे, ये भी मैं बताता हूँ। पहली स्लाइड ना, आप देखें, ये है फ्रंट एंड है कि फ्रंट एंड में स्टेप्स हैं। मैंने बोला था कि वो ना, वो वो उसको टोकन में कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं असेंबली लेक्सिकल में एनालिसिस। कैसे कन्वर्ट होता है, बाकी आप थोड़ा इस उसको सही से एक्सप्लेन करते हैं सर। तो वो जो हम टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। ठीक है, अब देखें ना, हमें तो समझना है कि कंसेप्ट क्या है। आप यस। उसका नाम जो मर्जी नाम रख दें हैं, इसका नाम रखें तौसीफ एनालिसिस, जुल्फिकार एनालिसिस, रख दें नाम है। लेकिन बहरहाल फिर भी नाम रखने के पीछे रीजंस होती हैं कि किसी का जो नाम रखा जाता है उसके अंदर, नाम के अंदर मीनिंग्स होते हैं, तो उस मीनिंग से भी ना वो प्रोसेस समझ में आता है। तो ये नाम मीनिंगलेस नहीं होते, उनकी रीजंस होती हैं। तो जब लेक्सिकल बोलते हैं तो उसकी कोई रीजन है, इसका लेक्सिकल का क्या मीनिंग है। बट एनीवे, अभी तो हमें ये समझना है कि वो जो टोकनाइजेशन है उसको हम लेक्सिकल एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद ना, हमने कहा था वो उसकी ग्रामर चेक करता है, उसको बोलते हैं सिंटेक्स एनालिसिस। ठीक है। फिर मैंने बोला था कि वो फिर उसकी लॉजिक चेक करता है, उसको बोलते हैं सिमेंटिक एनालिसिस। ठीक है। और उसके बाद ना, फिर वो क्या करता है, सब कुछ कर लेता है तो उसको फिर एक नए कोड में कन्वर्ट करता है। अब ये जो कोड होता है, ये ह्यूमन लैंग्वेज वाला कोड है, उससे जरा डिफरेंट होता है। अब ये मशीन लैंग्वेज की तरफ, मतलब ये मशीन लैंग्वेज की तरफ बढ़ रहा है। तो अब उसके बाद ना ये कोड, एक नया कोड जनरेट करता है, उसको बोलते हैं कोड जनरेशन। ठीक है। तो कोई इसमें और ऐड करना चाहे? सलाम सर। सर मोहम्मद आशिक का हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन? यस श्योर। अस्सलाम वालेकुम सर। यस, वालेकुम सलाम। सॉरी सर, मैंने आपको बीच में से इंटरप्ट किया। तो ये मेरा फर्स्ट सेशन है कंपाइलर डिज़ाइन में, मतलब इसमें थोड़ा ब्रीफ सा इंट्रो देंगे इसके बारे में, मतलब ये क्या चीज़ होती है। बॉस, अभी तो भी अभी हम यही तो बोल रहे थे, आप कहाँ थे उस टाइम? नहीं सर, एक मिनट। सर आपका ये पहला, ये हमारा एंड एंड वाला सेशन है, ये आखिरी हैं? सेशन है इस सीरीज और का। लास्ट यार बैच। ये कैसा क्वेश्चन पूछा आपने यार, ये आपने चेक, मतलब आप लेट भी आ रहे हो, करें मुझे दोबारा बता दें। सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। मुझे नहीं। डांटना चाहिए आपको ना। जी लेकिन जी चले, बता बता देंगे। तो सी सर, आप बता दें कोई, आप ऐसे। यस सर, तो सिर्फ आप एक्सप्लेन कर दें थोड़ा, क्या हमने पढ़ा है और कैसे होता जी जी। है। और यस सर। अच्छा सर, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या नाम है, काइंडली नाम बताइएगा। जी सर, मोहम्मद आशिक। जी। अच्छा सर, इस तरह के हमने इस कोर्स के अंदर ना, क्योंकि ज़ाहिर है अभी एंड हो गया, तो इसमें हम यही देखा था कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो एट द एंड जब वो सीपीयू तक पहुंचता है तो वो किन स्टेप्स के तहत पहुंचता है, वो क्या चीज़ें हैं जो इस चीज़ को मेक श्योर करती हैं कि आपका कोड कंप्यूटर समझ सकता है। जाहिर सी बात है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मशीन है और ह्यूमन तो है नहीं जो कॉन्टेक्स्ट अंदाज़ा लगा ले। इसमें इफ़ एल्स वाली काम है, तो इफ़ एल्स टाइप की ही चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन हमने रूल्स ऐसे बना दिए हैं चीज़ों के लिए जिसके अंदर हम अपने कोड को लिखते हैं और हमने इसको स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया। इसमें 5-6 मेन स्टेप्स होते हैं, और स्टेप्स यूँ होते हैं कि आप पाइथन का कोड लिखते हैं, वो टूटता है, उसमें से कमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, स्पेसेस ख़त्म हो जाती हैं, और न्यू लाइंस ख़त्म हो जाती हैं। फिर वो आगे मज़ीद टूटता है, वो देखता है कि यार इस बंदे ने इफ़ सिंटैक्स को एज इफ़ के कीवर्ड को एज अ वेरिएबल तो नहीं यूज़ कर लिया, सिंटैक्स ठीक है। तो ये चीज़ें सिंटैक्स वगैरह देख रहा होता है। हाँ, ब्रैकेट बंद हो गया, इंडेंटेशन लगी हुई है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरीके से वो एक चीज़ ये चेक करेगा। फिर मज़ीद आगे अगला स्टेप होगा कि यार इसने जो मीनिंग कहना चाहा, तो ये मीनिंग इसका मतलब यही है, वो मीनिंग अंदाज़ा लगा रहा होगा। अभी ये मीनिंग का मतलब इस तरह आपको नहीं अंदाज़ा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ना। तो आप जाहिर सी बात है, ये सेशन एक एंड होने को और बहुत लंबा था, तो फिर वो ये चीज़ चेक किया जाता है। थोड़ा सा एक लेयर और आगे जाता है, फिर एट द एंड आपके कोड को एक और स्टेज से गुजारा जाता है जिधर इसको कंसाइज किया जाता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है, छोटा किया जाता है, और रेडी टू यूज़ किया जाता है अगले स्टेज के लिए, जो कि इसका बैक एंड कहलाता है। अभी तक ये जितने मैंने आपको स्टेजेस बताए, एरर ख़त्म किया, मीनिंग चेक किया, और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी एक साइड की। इसके दो मेन फेजेस हैं अभी जो मैंने बात की, ये पहला फेज़ जिसको आप फ्रंट एंड कह लें। फिर फ्रंट एंड बिल्कुल रेडी करता है इसको बैक एंड को प्रोवाइड करने के लिए, और उससे पहले वो पूरी तैयारी करता है, इसको कोड को जितना छोटा हो सके करता है।
और एक स्पेसिफिकली फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। वो फॉर्मेट ये नहीं कि बाइनरी की तरह कोई फॉर्मेट है या कोई ऐसा फॉर्मेट जो पढ़ा नहीं जा सकता, ह्यूमन रीडेबल है, और उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको आईआर हम कहते हैं। तो आपका पाइथन कोड प्रोग्रामिंग मीनिंग के साथ एक और लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये समझ लें, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही समझ लें, ठीक हो गया। वो ज़रा डिफ़िकल्ट है, थोड़ी ऑप्टिमाइज है, ह्यूमन करेगा तो उसमें उसके लिए मुश्किल है। तो ये आपकी पाइथन उसमें कन्वर्ट हो जाती है और बाकी ये सारे प्रोसेस बीच में लगते हैं। फिर आगे वाले को हैंड ओवर किया जाता है, जो सेक्शन 2 है वो आपके कोड को पकड़ता है। फिर उसमें से वो उसका कंपाइलर उसकी ना वो बनाने लग पड़ता है, उसका मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन करता है कि यार मुझे आई आर ने या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपने मुझे भेजी है, जिसको हम कह रहे हैं कि पाइथन से एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया हमने, जो कि बड़ी ऑप्टिमाइज्ड है और एक वो है कि जो कि कम आगे वाला स्टेज समझ सकता है। अब इसकी वजह यह है कि अगर आप कल को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे ना, तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो जो नेक्स्ट स्टेज है जिसको हम बैक एंड कह रहे हैं, अब मैं बताऊँ बैक एंड से क्या मुराद है, वो आपकी नहीं समझ पाएगा लैंग्वेज को, या मैं बना लेता हूँ नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए ना उन्होंने ये कहा है कि यार आप ना अपनी हर लैंग्वेज को ना एक हम जो लैंग्वेज बताते हैं ना उसमें कन्वर्ट कर देना, जिसको हम आई आर कह रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमारा ये गोल होता है कि हम सिर्फ ना अपनी लैंग्वेज को आई आर तक पहुंचा दें किसी तरीके। अब जाहिर सी बात है, पाइथन ए बी सी एक्स वाई जी सारी लैंग्वेजेस आई आर बना रही हैं, जो कि एक सेम सिंटैक्स होगा, जाहिर है लैंग्वेज है तो सिंटैक्स सेम रहेगा। अच्छा, आई आर में कन्वर्ट हो गया, आई आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही नाम समझ लीजिए, ठीक हो गया। अच्छा, आई आर में कन्वर्ट हो गया। अब बारी आती है कि बैक एंड, बैक एंड को इतना पता है कि मुझे ना आई आर फॉर्मेट में आई आर के सिंटैक्स में एक कोड मिलेगा, मुझे उस पर वर्किंग करनी है, तो वो उसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन करेगा मज़ीद। अब उसके बाद आप वो उसका भी एक ही जिम्मेदारी है। अब आपके कोड की यहाँ से असल चीज़ शुरू होती है। आपको जो आई है उसने लिए ऑप्टिमाइजेशन करके अब उसकी बनाएगा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि एक्चुअल के अंदर एंटर हो जाती है कंपाइलर स्टेज के ऊपर, वर्किंग स्टेज के ऊपर, जो मेमोरी से खेलना शुरू करती है, जिस जो बताती है प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देना शुरू करती है, ठीक हो गया, डीप लेवल पे। और इवन कि आप खुद भी कर सकते हैं असेंबली, असेंबली लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं ह्यूमन की एक्सेस में ये चीज़। लेकिन अब बात है कि पाइथन से असेंबली तक के आने में हमने इतने स्टेप तय किए और रीज़न एक ही थी कि असेंबली करनी मुश्किल थी ना। तो हमने कहा यार असेंबली बहुत मुश्किल है, हर बंदा नहीं कर सकता, तो ऊपर एक लेयर लगाते चले जाते हैं। वो हमने इतनी लेयरें लगा दी, जिस तरह हमने लैंग्वेज ईजी की तो लेयर्स लगती चली गई। एट द एंड वो सारी लैंग्वेजेस लेयर तोड़ती हैं अपनी, करते 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 असेंबली बनती है, जो कि एंड गोल यही था। अब असेंबली आगे चली जाती है मशीन के पास और उसको देख के आपको प्रोसेसर उस पर अमल शुरू कर देता है, ठीक हो गया। तो ये हमारा सारा उसका मुद्दा है। थैंक यू सर, सर सो मच। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। तो सर ये कोर्स का लास्ट सेशन है आज? ये लास्ट हाँ, सेशन था। ओके। यस यस। ओके सर सर। सॉरी, क्या सर आपने बिल्कुल सर अच्छा ओवरव्यू दिया, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बाकी शुक्रिया। सर सॉरी टू कट यू ऑफ। आज कौन सेशन पढ़ा रहा है? काइंडली आप अगर थोड़ा ओवरव्यू दे दे, मैंने लेट ज्वाइन किया। अच्छा। सही। सर जुल्फिकार ने पूरा ओवरव्यू दिया, ये कैसा कंपाइलर डिजाइन क्या होता है उसका, ये सब चीजें। और फिर सर तौसीफ ने भी यही किया, ओवरव्यू दिया है। बाकी आप भी कुछ सर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, आप भी शुरू से थे सेशन में साथ, तो आपको भी काफी अच्छा नॉलेज हो गया है। जैसा कि हमने देखा कि फ्रंट एंड में बस लॉजिकल एनालाइजर है, सिंटैक्स एनालाइजर है, सिमेंटिक एनालाइजर है, कोड जनरेशन। किसी हम्म। को इसके बारे में ना पता हो तो पूछ सकते हैं। एनीवन? सर मेरा एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर जी जो पूछिए। एग्जीक्यूशन के स्टेज जब होता है, तो हमारा बैकएंड उसे कैसे ट्रीट करता है? उसमें कौन सी डेटा स्ट्रक्चर्स फॉलो होती है? क्योंकि एग्जीक्यूट होता है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिंक होगा, तो वो कैसे होता है? वो एक चीज़ है जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई। असेंबलर लिंकर वो तो समझ आ गई, लेकिन एग्जीक्यूटेबल फाइल जब बन जाती है, एग्जीक्यूशन टाइम, वो रन टाइम वाला, तो रन टाइम में क्या हो रहा? सर रन टाइम में तो सर वही होता है ना, वो हमने देखा था ना। ना सिंपल टेबल बनता है। यस सर। मेन चीज उसका सिंपल टेबल होता है, उसमें ना एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। जिस तरह हमने देखा था कि इक्वल टू साइन ऊपर था, फिर नीचे उसके साथ मतलब बाइनरी ट्री टाइप बनवाते हैं। फिर अगर कॉम्प्लेक्स आपका कोड होगा तो उसके हिसाब से ट्रीज उस रैके में निकलेंगे।
इसमें डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग हैश टेबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम कोडिंग करें ना, अब सी शार्प में या फिर सी प्लस प्लस में, तो हम खुद कंपाइलर बनाते हैं। इसका फर्स्ट असाइनमेंट जब मैंने दी थी, तो मैंने बात की थी कि आपने एक सिंपल डेवलपर्स पर डिजाइन करना है, साथ लेक्सिकल एनालाइजर बनाना है, सिंटेक्स एनालाइजर बनाना है। इससे कहते हैं, सर ने बताया था, एक सर थे, सर फिजान तो शायद, या कोई और सर थे, उन्होंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री होता है। ये भी सिंपल, ये भी बिल्कुल ना, इसमें भी ना ट्री डेटा स्ट्रक्चर फॉलो होता है। और फिर ओके। इसके आगे और कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं, ग्राफ्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो हमने भी डिस्कस नहीं किया। हमने कोर्स में डिस्कस किया था सिंपल टेबल मेन चीज। ओके ओके, जैसे अगर पार्स ट्री बनती है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनती है, तो एग्जीक्यूशन में भी जो है वो जो प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स है वो फॉलो हो रहे होते हैं। जी, ओके। बाकी और सर जो उसमें ये उसमें तो मशीन कोड बन गया है ना, वो फिर मशीन कोड एग्जीक्यूट होगा ना, वो जब उसको मिल जाता है बना बनाया कंप्यूटर को, तो वो उसको जो उसमें जो ऑपरेशन जो हमने बोला होता है ना, फिर वैसा ही काम कंप्यूटर करता है जैसे हम कहना चाह रहे होते हैं। अब फिर उसको हमारी बात समझ आती है कि हम बोल क्या रहे थे उसको करने का। तो वो मशीन कोड में लिखा होता है वही सारी इंस्ट्रक्शन उसके पास। तो वैसे ही पूरा कॉल स्टैक बनाता है, फंक्शन कॉल स्टैक बनाता है, कॉल्स होती है, तो इसी तरीके से उनके एड्रेसेस होते हैं। फिर वहां से वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है, और वहां से मतलब मेन मेमोरी में हमने जो भी बात की थी कल, कॉल स्टैक बनता है, उसमें हमारा सारा फंक्शन कॉल्स जारी होती है ना, उसमें एड्रेस रखे जा रहे होते हैं। फिर जो पहले कॉल होती है उसको एग्जीक्यूट करता है इस तरीके से। Yes. बिल्कुल सर। और सर एक और और क्वेश्चन है बाइट कोड से रिलेटेड, अगर कोई एक्सप्लेन कर ले। सर बाइट कोड तो सर पाइथन में बनता है ना, पाइथन में जब हम उसको पीवाईसी फाइल कहते हैं उसको, डॉट पीवाईसी फाइल, तो वो बाइट कोड होता है। तो वो बाइट कोड बेसिकली ये है सर कि वो इसलिए बनाता है कि वो मशीन के काफी करीब आ जाता है, जैसे सर तो सर तौसीफ वो ने भी आ ही आ एक्सप्लेन रहा है ना, बाइट कोड जैसा आपका आ ही आ जैसा रहा कि है सीधा सीधा। सैंड बॉक्स होते हैं। किया। बिल्कुल IR है, लेकिन वो मतलब ऑप्टिमाइज होता है ना, वो मशीन के लिए कन्वर्ट करना आसान होता है, जल्दी कर लेता है वो, मतलब उसको ज्यादा हाँ ऑपरेशन नहीं लगते। सर, वो हमने बना देखा बनाया। था कि मल्टीपल वर्जन होते हैं। कोई कोई अपनी सेंट्रल सेंट्रल पॉइंट, कोई वर्चुअल मशीन, डिपेंड करता है ना। हमने आगे भी जिक्र किया था कि आईआर के लिए मेजर मेजर 4-5 कंपनीज हैं जो मेजर मेजर, जिनके अपने अपने वर्जन है। कुछ बाइट कोड बनाती हैं, कुछ कोई और नाम देती हैं उसको। तो एट एंड मकसद एक ही है, ऑप्टिमाइज करके जी। सेंटर में लाओ उसे, फिर बैक एंड को भेजेंगे हम, तो बैक एंड उसके हम्म। ऊपर वर्किंग शुरू कर देता है। बाइट कोड हम ये अच्छा कह सवाल सकते ये हैं भी। कि प्री बिल्कुल। डिफाइंड हाँ यूनिवर्सल कोड हो यस, जाएगा। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सवाल ये भी आता है कि हमें बाइट कोड बनाना क्यों पड़ता है, हम डायरेक्ट डायरेक्ट उसमें कर लें, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट, कंपाइलर कर दे, तो उसमें क्या मसला आता था, वो भी हमने डिस्कस किया था जी कि जी अगर जी। हम तो डायरेक्ट सर के मशीन कोड में, तो आर्किटेक्चर का पता नहीं है ना, वो आर्किटेक्चर कौन सा है, वो कौन सा वाला फॉलो कर रहा है, उसको लिनक्स को देना है आपने, या आपको मैक को देना है, या आपको विंडोज को देना है, आपको नहीं पता। अब सर ये भी मसला अब नहीं है, आपकी बात हाँ। काट रहा हूँ, माजरत है, बिल्कुल आपके साथ हूँ मैं, एग्री हूँ। लेकिन एक और है ना, आपकी की हुई मेहनत सिर्फ वो बाउंड हो जाएगी आपके ही फैज लिखे हुए के ऊपर। आपने पता नहीं किस सोच में थे, आप किस तरह अंदाज में कर दिया। आपका कोई कहे जी आप मुझे अपना वो कोड दे दो जो बाइट जो सॉरी असेंबली बनाता है, तो आप तो कहोगे यार मैंने तो सारा फ्रंट एंड अपने हिसाब से बैक एंड को दे रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या लिंक बनाए हुए हैं मैंने। कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। ये बनाया हम्म, हमने इसलिए कि बैक एंड का स्टैंडर्ड बना दिया, और उसको प्रोवाइड करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड बना दिया, जिसको हम बाइट कोड कह रहे हैं, आईआर कह रहे हैं, हर कोई अपने हिसाब से बनाया हुआ है। तो अब ये होता है ना, वो हम यूज कर पा रहे हैं ना। मैं अगर फ्रंट एंड से अपना बनाने की मुझे खपत करनी पड़नी है, बैक एंड बना हुआ है, उसको जो जिस अंदाज में इनपुट चाहिए उन्होंने डॉक्यूमेंट में बताया हुआ है, तो नहीं मैंने सिर्फ बिल्कुल। उसमें कन्वर्ट करना है, अच्छा, उसको करना है मेरा हमें। मेरा भी क्वेश्चन है सर। अच्छा, यस ये जो सर। अच्छा लैंग्वेजेस हम कहते हैं, ये ना वो यूज करती हैं, क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन ना, ठीक है। वर्चुअल मशीन आप जावा यूज करती है, कुछ और भी करती हैं। तो ये हाँ उसका। जो वर्चुअल मशीन के अंदर जो कोड एंड एंड तक पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं? सर वर्चुअल मशीन में जो एंड तक पहुंचता है वो मशीन कोड ही बन जाता है सर, वो आखिर में जब उसको मिलता है जो बना के देता है वर्चुअल मशीन, वो मशीन कोड ही देता है। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक। क्लियर हुआ सर? सर, देख। यस। यस सर। सर तौसीफ की बात में मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। सर जो आपका यस जीसीसी जीएनयू पाइपलाइन था, वो जो है आपका मिडल एंड, अगर आप उसका देखें, जो आईआर है आपका, सर। वो जो है मशीन जी। न्यूट्रल बना देता था। सर फैजान के साथ हमने डिस्कस किया था, सर आपको याद है वो जो मुझे डाउट था।
हाँ वैसे वो मशीन न्यूट्रल होता था, मतलब बिल्कुल। हर मशीन के लिए चल जाता था, मतलब कि वो अपनी मशीन अपने हिसाब से कर लेती थी ना उसको कन्वर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपको कस्टमाइज करना होता था तो फिर आप LLVM अप्रोच यूज करते थे किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए। यस 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 एक बिल्कुल। एक चीज थी। तो यही तो फिर अगर तो यही LLVM हम यूज करें तो फिर बाइट कोड का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी आपके जी। GCC में भी बाइट कोड वाला कॉन्सेप्ट आता है, या वो बिल्कुल। प्री डिफाइंड होता है? सी में नहीं रोल है। नहीं सर, असल में देखें सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस है ना, ये बाइट कोड बनाते ही नहीं है, ये डायरेक्ट आपका मशीन लैंग्वेज बना के देते हैं आपको। लेकिन इसमें मसला क्या आता था, मसला इसमें ये आ रहा था कि मशीन कोड जब मिल रहा था, अब वो विंडोज के लिए चले तो लिनक्स के लिए नहीं चले, लिनक्स के लिए चले तो विंडोज के लिए नहीं चलेगा। अब क्या हो रहा था, वो अब हर आर्किटेक्चर के लिए अलग अलग मशीन कोड जनरेट करवाना पड़ रहा था, ठीक है ना, उस कंपाइलर तो उस पर थोड़ी सर चेंजेस फैजान कर, ने अलग सर कंपाइलर फैजान देते इसी में थे, विंडोज का आपके अलग साथ हूँ मैं। कंपाइलर, लिनक्स का अलग सर सर कंपाइलर। नहीं ये नहीं सर नहीं मेरा पॉइंट भी, एक पॉइंट लेना मेरा भी। जी जी सर सर। ये यहाँ तक तो जो सर मुझे लगता है ना, इस तरह बात कुछ यूं भी है, ये सर कोई मसला नहीं है। मैं अगर मैं पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप फर्ज कर लीजिए कि मैंने एक फ्रंट के सिंटैक्स से लेके एंड तक मुझे अगर असेंबली जनरेट करनी है तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं एक फैज लगा के देख सकता हूँ आर्किटेक्चर कौन सा है, और सब के लिए मैं लिख लूंगा सर, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि अब सी लैंग्वेज में लिखा गया कंपाइलर कोई और दुनिया का बंदा यूज ही निकाल सकता अपनी लैंग्वेज के साथ, उसके रोले बनेंगे। सर जब आप खुद बैठ के बगैर स्टैंडर्ड के बिल्कुल। कोडिंग करते हैं ना, मिसाल के तौर पे जब आप एक पाइथन का कोड लिखते हैं किसी रिकर्जन के लिए, मैं लिखता हूँ, अब दोनों का देख लें, मकसद एक होगा, लेकिन आप देखेंगे कि वेरिएबल के नेम सेम नहीं है। किसी का कोई सिंटैक्स कोई और यूज कर रहा है, आप कोई और तरीका लगा रहे हैं। अचीव तो दोनों ने एक ही प्रॉब्लम की है, लीड कोड पे सबमिट भी हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं था, और ना उन्होंने बाउंड किया। तो आपने अपने हिसाब से किया, मैंने। अब ये है कि अब कोई थर्ड बंदा कहे कि यार मैं ना इसको यूज करना चाहता हूँ, तो किसके को यूज करेगा, किसको फॉलो करेगा? तो सर और मैं रीयूज की इसमें जरूरत मैं भी ऐड करूँ? पड़ती है। सर जी जी बिल्कुल करें। तौसीफ मैं ऐड करता हूँ ना। बिल्कुल करें। मुझे कल समझ में आया तो, लेकिन आप मुझसे जरा ज्यादा एक्सपर्ट हैं। अच्छा, मुझे कल समझ में आया कि देखें, अभी सर फैजान ने जो बात की उससे मुझे ये मेरे माइंड, देखें आप सी में लिखते हैं तो आप सी में इशू ये है कि आपने सी में लिखा तो वो आप उस टाइम लिनक्स इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब हम्म आपने कहा कि मैं इस कोड को मैं विंडो पे चलाता हूँ तो वहां नहीं चलेगा, मसला खड़ा हो गया। हम्म एक बंदे ने कहा मैं सी को विंडो पे यूज करता हूँ, तो उसने यूज कर लिया। उसने कहा ये कोड जो है ना, मैं तो अब लिनक्स पे चलाना चाहता हूँ। उसने कहा ये तो लिनक्स पे नहीं चला गया, तो विंडो पे। अब ये इशू खड़ा हो गया। इसको फिर ना हम्म माइक्रोसॉफ्ट ने सॉल्व किया। उसने कहा यूं करते हैं कि जो भी कोड लिखो तुम वर्चुअल मशीन में लिखो, और उसको फिर बाद में ना वो, जब वर्चुअल मशीन में लिखोगे तो अब वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। और इससे फिर हमारे पास C# आ गई। यस बिल्कुल सर, सी तो शार्प। सी प्लस प्लस के जो इस इशू को सॉल्व किया C# ने। अब C++ को एक वर्चुअल मशीन के अंदर रन किया जाता है। जब वो रन होती है तो वो जो वर्चुअल मशीन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट होती है। आप वो उसको जहां आप उसको विंडो पे चलाएं, चाहे आप उसको लिनक्स पे चलाएं, अब वो रन होगी। तो यूं C# का वजूद क्रिएट हुआ। मैं सर सही बताया मैंने आपको? जी सर सर, थोड़ा पॉइंट ऐड करूंगा सर। देखें, सबसे पहले, इससे पहले जावा आई थी, पहले जावा आई फिर सी शार्प आई थी। तो सबसे पहले जावा ही लेके आया, ये सी प्लस प्लस के बाद फिर जावा आई है। अच्छा आप देखें, सी प्लस प्लस में क्या मसला था, उसमें मसला ये था कि आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो लिनक्स में बनता तो विंडोज में नहीं चल सकता। तो अब वो क्या होता था, तो इन्होंने ऐसा सोचा कि हम ऐसा करें कि जो है ये जो चीज है ना, हम इसको एक ऐसा कोई बीच की रिप्रेजेंटेशन बनाए, IR जिसको हम कह रहे हैं, वो ऐसी हो कि जो वर्चुअल मशीन को दे, तो उस वाले आर्किटेक्चर का वर्चुअल मशीन उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट कर दे। जैसे लिनक्स का वर्चुअल मशीन अलग है, विंडोज का वर्चुअल मशीन अलग है, और आपका मैक का वर्चुअल मशीन अलग है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, एक कोड है, उसको हमने एक बाइट कोड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, मतलब कि एक बाइट कोड है। अब वो बाइट कोड जो है, अगर आप बाइट विंडोज वाली वर्चुअल मशीन को देंगे ना वो बाइट कोड, तो विंडोज के लिए कन्वर्ट करके देगा, वो विंडोज पे चलेगा। वही बाइट कोड आप लिनक्स की वर्चुअल मशीन को दे दें तो वो उसको उस पर भी चल जाएगा, क्योंकि वर्चुअल मशीन उस आर्किटेक्चर के हिसाब से वो अपने ऊपर उससे काम ले लिया, अब वो उसके हिसाब से कन्वर्ट कर रही है। अब इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब क्या हुआ कि मसला ये आया कि अगर ये सबकी अपनी अपनी वर्चुअल मशीन है, तो अब क्या भी रन टाइम पे चलती है,
ये मसला ये आ गया। अब स्लो क्यों हो रही है? इसलिए कि ये रन टाइम पे काम लाएंगे तो ये वर्चुअल मशीन अपना काम करेगी। अब वो जब वो मशीन लैंग्वेज में होता था ना, तो फिर वर्चुअल मशीन ही चाहिए थी, वो डायरेक्ट आपका सॉफ्टवेयर चलता है। तो ये कुछ चीज सही करने के लिए भी कुछ हमें करना नहीं पड़ता है एक्स्ट्रा। मतलब आपका आपका कहने का मतलब ये है जो बाइट कोड है वो हम्म। वो वर्चुअल मशीन बनाती है। नहीं सर, बाइट कोड जो है आपका कंपाइलर बनाता है। फ्रंट एंड जो आपका है ना, वो आईआर जो बन जाती है, रिप्रेजेंटेशन आईआर जो आपका बीच का प्रोसेस है, वो बना के रख देता है बस। अब वो बार बार चलाता है बैक एंड के जरिए, जो उसका होता है वो वर्चुअल मशीन को दे नहीं देता है, वो आईआर जो आपका रिप्रेजेंटेशन। हाँ नहीं देखें देखें वर्चुअल मशीन जो है ना जो मैं जो समझा। आपका आपकी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है कि मेरी हो रही है? आवाज आ रही है? मेरी हो रही होगी सर, बाहर हूँ ना, नेट सही नहीं चल रहा है। हाँ। अच्छा देखें मैं जो समझा वो ये है कि यस। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि जो अच्छा देखिए आई जो थिंक। जो आपका बाइट कोड हो रहा है ना वो कंपाइलर कर रहा है, और कंपाइलर किधर है? वो वर्चुअल मशीन के अंदर है ना। एम आई राइट? यस सर। सर फैजान की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है सर, मैं कॉल करता हूँ। सर जो है ना, नहीं कंपाइलर सर, वो वर्चुअल मशीन के अंदर। वो अलग है। वर्चुअल मशीन अलग है, उसके साथ नहीं है, कंपाइल अलग है। सर फैजान, मैं हम्म। कंटिन्यू करूँ, ऐड ऑन कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन भी आंसर हो जाएगा। सर जुल्फिकार, आपने माइक्रोसॉफ्ट की बात की, लेकिन यस सर माइक्रो आप। नहीं बाकी लोग माइक अपना यस ऑफ सर करें आप ना। करें। सर बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर दें। ओके। तो सर मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। आपका जो GCC GNU कंपाइलर था वो सी लैंग्वेज के लिए बनाया गया था फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर, ये तो आपको पता है, इन 1987, राइट। वो एक प्रोजेक्ट के बेस पे बनाया गया था। फिर आपके 2000 में जो है रिसर्च हुई उसी सर वो आप नहीं नहीं GCC नहीं आप इसमें हिस्ट्री आप हिस्ट्री ना यूज करें ना, आप बस इस प्रॉब्लम को बताएं। ये इस वर्चुअल वो ये कैसे ये वर्चुअल मशीन मुझे लगता है कि जो मुझे समझ में आया कि कंपाइलर जो है वो वर्चुअल मशीन के अंदर होता है। वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि वो उसको आइसोलेट कर देती है ऑपरेटिंग सिस्टम से। और जब वो तैयार हो जाता है तो उसके बाद वो जो आपका जो फाइनल कोड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के को हैंड ओवर किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट करने के लिए हमें वर्चुअल मशीन बनानी पड़ती है। मुझे कुछ ऐसा समझ में आया। ओके सर, मैं आपको स्पेसिफिक आंसर देता हूँ। आपका जो बैकएंड कोड है, अगर आप हार्डवेयर के अंदर जो हो रहा है आप देख सकते हैं? नहीं, आप हार्डवेयर को सिर्फ टच कर पाते हैं, राइट, उसको नहीं देख पाते। इसलिए एक टूल बनाई गई QT स्पिम, जिसे वर्चुअल मशीन कहा गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके हार्डवेयर के बैकएंड में क्या हो रहा है, आपका रजिस्टर क्या कर रहा है, आपका कैशे क्या कर रहा है, आपकी मेन मेमोरी कैसे हो रही है, आपकी इंस्ट्रक्शंस को कैसे डील किया जा रहा है, कितना स्पेस दिया जा रहा है, और इंस्ट्रक्शन फॉलो कैसे हो रही है, एग्जीक्यूशन कैसी हो रही है, फिर बैकएंड में स्टोर कैसी हो रही है। आप उसे नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जो आपका वर्चुअल मशीन है वो आपको एज ए टूल प्रोवाइड, वो टूल है जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। आप विजुअली उसे देख सकते हैं, राइट। आपका वर्चुअल मशीन का मतलब ये है कि जो भी आपका कोड है, उसको कोड लॉजिक कोई भी फर्ज करे, अगर आपका फ्रंट एंड है, मिडल एंड है, बैक एंड है, राइट, अगर आप उसे देखना चाह रहे हैं तो आपको एक टूल चाहिए होगा, राइट। जो आपका वर्चुअल मशीन है वो टूल है जो आपको वर्चुअली, आप विजुअली देख सकते हैं कि उसके बैकएंड में हो क्या रहा है। तो VM सिर्फ इसका मतलब ये है। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा सर, ये जो आपने VM, सर जुल्फ़िकार ने मेरे ख्याल बात की थी, तो ये VM जो लैंग्वेज वाला उसकी बात कर रहे थे आप? सर VM, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। VM जो है वो एक वर्चुअल टूल, वर्चुअल मशीन। वो एक हाँ जी। टूल है। तो आप टूल स्पेसिफिक रहें, आप ये ना देखें कि वो बैकएंड के लिए है, ठीक है, फ्रंट एंड के लिए है, मिडिल बिल्कुल एंड ऐसा ही के है। अच्छा लिए। सर जुल्फ़िकार, अब एक ना मैंने आपसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन इसलिए करना है कि आपकी क्लैरिटी के लिए, ठीक है?
यस। पहली बात है कि हमारे ब्रेन में कॉन्सेप्ट होता है एक सब कॉन्शियस इनकोडिंग का। हम ब्रेन हमें वही प्रपोज करता है सोल्यूशन जो उसको न्यूरोलॉजिकली इजी लगता है, जो इजी टू एक्सेस हो। उसको ये गर्ज नहीं होती ये सही है ये गलत है। जैसे ही हमारे जहन में कोई प्रॉब्लम आती है ना, उसी वक्त एक सोल्यूशन भी प्रपोज किया जाता है ब्रेन की तरफ से, इसलिए कि एनर्जी बचाई जा सके और ब्रेन को आज़ाद करे थिंकिंग से। और हम उसी को फॉलो करके उस पर शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे साथ बहुत होता है। तो ये मैं कहने का मतलब ये है कि आपने पहले वाली जितनी आपकी वो मतलब अनबायस्ड होके आपने क्रॉस क्वेश्चन करनी है। मैं आपको सिर्फ ये प्रपोज करना चाह रहा हूँ कि ये आईआर वाला सीन क्या, मुझे लगा कि थोड़ा सा ना आप मेरे नज़दीक, मैं ये नहीं कहता कि मुझे पता है या मैं सही कह रहा हूँ, मेरे नज़दीक हो सकता है हम करेक्ट हो जाएं, लर्निंग के लिए इकट्ठे बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, पहला इशू ये था कि फोरटॉन लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आईआर और इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन से पहले की बातें हैं। मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोरटॉन लिखी हुई जो ये उसी ज़माने की लैंग्वेज है, इसलिए उसकी मिसाल दे रहा हूँ। तो मैंने उसको लिखा प्रोसेसर नंबर 8086 के लिए। इंटेल का प्रोसेसर रिलीज़ होता है, उन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्योंकि उसको क्या चाहिए होता है, असेंबली चाहिए होती है। तो मैंने उसके लिए अपने फोरटॉन लैंग्वेज अपना सारा इफ एज, मैंने पार्सिंग के लिए भी इफ एज लगा दिए। उस वक्त का एक ही ज़माना है कि मैंने पार्सिंग, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, कोई टूल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई पार्सर नहीं है, मैंने खुद ही लिखा जो कि मैं लिख सकता हूँ। मैंने ये सारा कुछ लिख के और उसको असेंबली में कन्वर्ट किया, वहाँ से पार्सिंग को कन्वर्ट किया, असेंबली में कन्वर्ट किया, और उस प्रोसेसर के मुताबिक असेंबली बना दी। अब कल को न्यू प्रोसेसर मार्केट में आ जाता है, मोटरोला का, इंटेल का, कोई प्रोसेसर, अब उसकी उसके ना अपने रूल्स होंगे, थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। अब भी क्या होगा, आप वापस जाएंगे अपनी फोटान लैंग्वेज में, उधर थोड़े बहुत पार्सिंग के फाइल्स हो सकता चेंज करने पड़ी हैं, क्योंकि आपने कुछ स्टैंडर्ड तो फॉलो नहीं ना किया हुआ कोई, कि इसी अंदाज के अंदर चलना है। और अब आप अपने तौर पे कोडिंग की, जिस हम लीड कोड में भी करते हैं, हर बंदे का अपना नक्शा होता है कोडिंग, आप देखेंगे तो कोई लाइनें छोड़े हुए हैं, कोई फाइल लगाए हुए हैं, कोई एंड ऑपरेटर लगाए हुए हैं। तो इस तरह आप क्योंकि कोडिंग ही कर रहे हैं, कोडिंग में आप पार्सर वगैरह बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पार्सर वाली साइड को चेंज करेंगे, थोड़ा सा मे भी करना पड़िए। लेकिन आप असेंबली वाले सेक्शन में जाएंगे और न्यू असेंबली निकालेंगे उस प्रोसेसर के लिए। अब एक और प्रोसेसर मार्केट में आ जाता है, और ये कंपलसरी अभी भी होता है, इसे हम बच नहीं सकते, क्योंकि असम्बली प्रोसेसर के नक्शे को बताती है कि प्रोसेसर की क्या नक्शा, और आपने उसके मुताबिक उसको कमांड देनी होती है, वो एक्सपोज किया जाता है कंपनी की तरफ से। तो हम फिर चेंज करेंगे उसमें उसकी तरीके से, और यही बात चलती जाएगी। आपने 50 प्रोसेसर के मुताबिक कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है, हर प्रोसेसर जब ऐड होता था, सर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का मसला नहीं है, सिर्फ प्रोसेसर की ही बात हो रही है। जैसे न्यू प्रोसेसर ऐड नहीं, होता है। मुझे मुझे ये बताएं, जी प्रोसेसर कहाँ पर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, किधर होता है? सर, प्रोसेसर आपने जो असेंबली असेंबली जो लिखनी है ना आपने। सर वो आपके सीपीयू के आर्किटेक्चर का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग चीज़ है सर। लेकिन हार्डवेयर है ये, ऑपरेटिंग सीपीयू। हाँ सीपीयू, जी, अच्छा सीपीयू की चले। बात हो सीपीयू सीपीयू क्या, अच्छा। तो यस, उसका वो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके सीपीयू का एक यूजर इंटरफेस है, सिंपली आप ये कह सकते हैं। हाँ, वो आपकी आपकी असेंबली को वहां तक पहुंचा देता है, लेकिन आप अगर उसके हिसाब से नहीं, लिखी हुई होगी तो। मुझे जी जी। देखें। पहले तो मैं थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज तो नहीं था, लेकिन वो उसमें मेरे जी जी। मैंने चूंकि डॉकर को, हम डॉकर को यूज करते हैं, डॉकर के अंदर भी एक वर्चुअल उसका एनवायरनमेंट होता है, तो थोड़ा सा वो भी कंफ्यूज कर रहा था। बट हम्म। एनीवे, आप देखें आपने, अब डॉकर को भी भूल, अभी डॉकर को डिस्कस नहीं करते। अच्छा, अब देखें बिल्कुल। वर्चुअल मशीन आपने जो बनाई है, तो क्या ये इसलिए बनाते हैं ना कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट कर देता है काम को? एम आई राइट? सर, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना वर्चुअल मशीन बनाया जाता है उस ऑपरेटिंग वर्चुअल सिस्टम मशीन एक सॉफ्टवेयर है, ये जो आप के। वो देखते हैं ना। सर एक टूल है, नहीं, टूल। मुझे 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 एक बात बताए ना। आप, हमने कहा कि जावा लैंग्वेज जो है वो हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाती है, ये बात ठीक है? जी सर, आवाज बिल्कुल हो नहीं आ जाती रही। है, आप हर ऑपरेटिंग बिल्कुल सिस्टम के सर, लिए ऐसा उसका ही मेरी कंपाइलर आवाज आ तो रही डेवलप है। करते हैं। जी जी। वो क्यों अलग होती अलग है, होता है। वो क्यों होती है कि उसमें वो अपने एनवायरनमेंट को वर्चुअल मशीन के अंदर रखती है, और फिर आप नीचे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रखें, क्योंकि वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना वर्चुअल मशीन बनाती है, तो वर्चुअल मशीन उसको इंडिपेंडेंट कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये बात ठीक है?
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सर फैजान, मेरी आवाज आ रही सर है? फैजान की आवाज, यस सर, बिल्कुल। यस सर, ये बात में बिल्कुल ठीक ठीक बोली है। है। हाँ, यही बात। यस सर, हाँ मुझे यही है, लगता है डब्ल्यू जावा हर हाँ, ये। हायर पे यस, चल जाता है इसका बिल्कुल। आप मुझे ये, अच्छा आप मुझे आप ये बताएं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो उस वर्चुअल मशीन के अंदर होता है कि, सॉरी वो डिस्कस हो गया, इसमें सीपीयू जो होता है वो किधर होता है, वो वर्चुअल मशीन के अंदर होगा कि बाहर होगा? अच्छा सर, मैं कंटिन्यू वहाँ से करना चाहता हूँ जहाँ लीव किया था। ये आपकी इस बात का भी ना उसमें जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हम फोरटॉन लैंग्वेज पे थे तो हमने क्या देखा। मैं एज अ डेवलपर हूँ और जैसे न्यू प्रोसेसर मार्केट में आता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी लैंग्वेज यूज़ हो, लोग करें जल्दी जल्दी, मैं सोर्स कोड खोलता हूँ। जिस तरह लीड कोड का प्रॉब्लम खोलते हैं, न्यू टेस्ट केस आएगा तो आपको हो सकता है शुरू से रीड करना पड़े, और एक टेस्ट केस की वजह से सारा कोड ही हो सकता है आपको दोबारा रीड करके उसमें इफ एल्स नहीं ऐड करने पड़े, और एंड में देखें जी कोड मैसी हुआ हुआ होता है। पहले कुछ और डिमांड थी, बाद में कुछ और आई, तो कोड भी बदलता जाता है, कोई स्टैंडर्ड भी नहीं होता। इसमें स्टैंडर्ड चले, एक आप अच्छे प्रोग्रामर है, आपने बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फंक्शन बनाए हुए हैं, सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन एट द एंड कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वो फ्लेक्सिबल होने, नेचर है प्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबल है, तो वो फ्लेक्सिबल होता चला जा रहा है। अच्छा, न्यू प्रोसेसर मार्केट में आता है, मैं जल्दी जल्दी सोर्स कोड खोलता हूँ अपना, अपने पार्सर को देखता हूँ, और एट द एंड वो करते करते मैं एक असेंबली बनाता हूँ उस प्रोसेसर के मुताबिक। अभी हम बात करते हैं प्रोसेसर क्या है। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि प्रोसेसर ने ही आपकी प्रोग्रामिंग को चलाना होता है, वो एक हार्डवेयर है, तो उसके मुताबिक ही डिज़ाइन करना पड़ता है असेंबली को। तो अच्छा सर, अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे रखते हैं, अभी कोई वर्चुअल मशीन नहीं, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एक हार्डवेयर है जिसने जो आपकी असेंबली लेगा और डायरेक्ट लेगा, ये ज्यूम कर लीजिए। क्योंकि इसके बाद आपकी एक्सेस खत्म हो जाती है, आपने दे के छोड़ देना, अब उसने रिसीव करना है। रिसीव तब भी करेगा जब उसके मुताबिक हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक फंक्शन लीड कोड में कहा जाता है कि आपको एक ना नम्स नाम का एरे मिलेगा, और उधर आप अगर रिसीव ही ना करें, या वो नम्स नाम का एक एरे मिलेगा, तो आप अगर रिसीव दो एलिमेंट कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो उनको चलाने के लिए, आप कोड टू एलिमेंट्स के जेन में रख के लिख दें, या आप एक भी एलिमेंट ना अज्यूम करें कि मिलेगा आपको, और आप कोड लिख दें, तो आपका वो जमा ही नहीं उसके साथ, वो सिंक ही नहीं हुआ ना। आपको ये ज्यूम करना होगा 100%, उसको फॉलो भी करना होगा कि एक पैरामीटर मिलेगा, उसकी टाइप एरे होगी, ये आपको बताया जाता है, और आप उसके मुताबिक ही कोड करते हैं। तो असेंबली भी प्रोसेसर बताता है कि मैं किस तरीके से आपसे डाटा लूंगा, किस टाइप की असेंबली लूंगा, उस हिसाब से लिखी जानी है। अच्छा, यहाँ तक तो हम आ गए। अब सर फोरटॉन ने ये काम किया, हर लैंग्वेज, मतलब मैं सोर्स कोड के खोलता हूँ हर प्रोसेसर के लिए, उसको एक्सटेंड करता चला जाता हूँ। यहाँ तक सारे ये करते हैं, अभी भी यही हो रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फर्क, थोड़ा बहुत फर्क यहाँ आता है। अब सी लैंग्वेज के लिए ना लोगों ने फिर, अब एक और बंदा आता है, आप ये कहते हैं कि यार मैंने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी है, तो मुझे भी ये सारे प्रोसेसर के लिए अपने वर्जन लिखने पड़ने हैं। तो मैं कहता हूँ ठीक है, लिख लें। अब आप मेरा सोर्स कोड नहीं यूज़ कर सकते। मैंने जो 10 साल लगा के इतने प्रोसेसर के लिए लिखा है, अपना कोड किया है, फैज लगाए हुए हैं, हालांकि मैंने बेशक सेम लैंग्वेज में क्यों ना लिखा हो, लेकिन आप नहीं यूज़ कर सकते मेरे कोड को, क्योंकि आपकी रूल्स अलग हैं, आप उसको अलग सिंटैक्स देना चाहते हैं। और फिर अगर आपका सिंटैक्स ही बदल जाएगा, तो आप फिर अपने हिसाब से फैज लगाएंगे और असेंबली प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि पूरा फ्लो आप नहीं करना है। क्योंकि आप, एक और मज़े की बात है ना, एग्जांपल ले लें कि लीड कोड के अंदर आपको इनपुट मिलता है, क्या आपने कभी खुद इनपुट रिसीव किया यूज़र से, या फाइल रीड की है? आपको लीड कोड वाले प्रोवाइड कर देते हैं। वो उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है, इस बात का बेड़ा उठाया हुआ है, जिम्मेदारी उठाई हुई है। आपको सिर्फ रिसीव हो जाता है फंक्शन में। वो किस तरह उठाते हैं, क्यों उठाते हैं, तो क्योंकि ये डिवीजन होगी है ना, डिवीजन का ये फायदा है। अब ये है कि यहाँ डिवीजन कोई नहीं है। जब हम उसमें जाते हैं ना, कोई और कॉन्टेस्ट में भी जाते हैं, तो प्रोग्रामिंग सारी खुद लिखनी पड़ती है, और वहाँ परेशान हो जाते हैं हम यार कि यूज़र से इनपुट किस तरह लेना, पाइथन में हमें आते ही कोई नहीं है, क्योंकि यूज टू नहीं है हम उसके। और फाइल से इनपुट लेना है, जब हमें मेटा वाले कहते हैं फाइल से इनपुट मिलेगा, तो हम उसके लिए उसी वक्त गूगल करते हैं, हमें आते ही नहीं, कभी किया जो नहीं। तो असल बात यही होती है एक्चुअल के अंदर, ये उस लेवल पे, फोरटाउन लेवल पे, ये आप न्यू अभी लैंग्वेज लिखने जा रहे हैं, तो आपको सारा खुद ही करना पड़ना है, सारा ही। कोई नहीं आपको प्रोवाइड करेगा, कोई आपको कॉमन चीज़ें। अब वो ये थैंक करते यू सर। करते सर, उन्होंने इसको एक्सटेंड करते करते यहाँ तक बात आ गई, उन्होंने देखा यार हमें सिर्फ अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स बदलना है, तो सारी लैंग्वेज एंड तक, उसका जितने प्रोसेसर एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए असेंबली तक के कोड को भी लिखना पड़ता है बार बार। हालांकि काफ़ी चीज़ें कॉमन है, तो यहाँ जाके उन्होंने कहा कि इसको हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं यार, इसको इस तरीके से करते हैं कि ना, फ्रंट एंड वाले, यानी कि इसको ना दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, एक एक टीम बनाते हैं,
उस टीम के लिए हम एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं कि उनको ना इस सूरत के अंदर एक स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर ना इनपुट मिलेगी, इनपुट रिसीव होगी। आपने सिर्फ इसी इनपुट को लेके आपको हम बताएंगे कौन कौन से प्रोसेसर के मुताबिक इसको कन्वर्ट कर देना है। प्रोसेसर की लिस्ट आ जाती है, मोटरोला का x86, इंटेल का 8086 आ जाता है इंटेल का। तो इस तरीके से प्रोसेसर है, उनका काम ही ये है। जिस तरह हमारी ये फ्रंट एंड बैक एंड की जो जॉब होती है उसमें भी यही होता है। बैक एंड वालों को फिक्र ही नहीं है, बस वो हिसाब से अपना कोड कर देते हैं। इधर भी यही हुआ, उनको सिर्फ ये पता लगे कि हमें स्टैंडर्ड वे में मिलेगा। स्टैंडर्ड वे मिसाल के तौर पे जी, स्टैंडर्ड वे है कि आपको इतने पैरामीटर होंगे, पैरामीटर का नाम भी ये होगा और ये इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये बात कर दी कि डिवीजन। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ? अब जब कि स्टैंडर्ड बन गया, एक सिंटैक्स बन गया है बैकएंड की टीम को देने का, अब इसका मतलब है कि ये रीयूज हो सकती है चीज़। इसीलिए तो पाइथन में लिखी हुई एपीआई, रेस्ट एपीआई, या जावा में लिखी हुई, या इवन के नोड जेएस में लिखी हुई, दुनिया का कोई भी फ्रंट एंड उसको यूज कर सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड बना हुआ है ना। एक्सपेक्टेशंस आप सबकी और वो रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो लिंक हो जाते हैं आपस में। इजी है, सबको पता है यार ये जो बैक एंड वाले हैं ना वो एक ही सूरत की इनपुट लेते हैं, जैसन ही लेते हैं हमसे, जैसन फॉर्मेट है एक, उसमें ही लेंगे। और वो बता भी दे जाता है कि यार ना हम इस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो उनको उतने काम होता है। उन्होंने अपने रूल तय किए में हमें आपने इस तरह इनपुट देनी है। फ्रंट एंड वाले वो जावा, वो रिएक्ट जेएस में लिखें, एंगुलर जेएस में लिखें, या नॉर्मल वैसे कर लें वनीला जेएस में करें, एट द एंड उन्होंने बैक एंड वालों के साथ जो मुआहदा हुआ है ना उस फॉर्मेट में डाटा उनको देना है। तो आपने गौर किया बैक एंड उधर का उधर ही खड़ा हुआ है, फ्रंट एंड वाले हल्के हल्के चेंज हो रहे हैं, कोई एंगुलर में चला जाता है, कोई नेक्स्ट जेएस में चला जाता है, लेकिन एट द एंड जो उनको चीज़ देनी है वो आपकी स्टैटिक रहनी है, वो आपने उसको फॉलो करना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यही हुआ। उन्होंने बैक एंड का पोर्शन बना दिया, तो उन्होंने कहा कि आप अपना फ्रंट एंड बेशक चेंज कर लें, सी लैंग्वेज, फोर्टॉन लैंग्वेज, या XYZ लैंग्वेज, अपने सिंटैक्स की वजह से एक सिर्फ एक स्टेज तय कर ले, अपनी पार्सिंग वगैरह चेक कर ले, यूजर ने क्या लिखा है उसमें कोई ग्रामर की सर, गलती तो नहीं है। चंद जी। थैंक यू सर सिंह। हमारा टाइम खत्म होने वाला है, तो सेशन कंक्लूड करना चाहता हूँ। नहीं सर, सर कोई हमने नहीं, एक टाइम पॉइंट, इसका कोई इतना फिक्स नहीं है, वैसे भी हमारा आखिरी सेशन है। उसके बाद 8 पे क्लास थी, मतलब कि हमारा बंद तो नहीं होगा ना रूम? नहीं नहीं, बंद नहीं होगा। या फिर आप कंटिन्यू करें, फिर बाद में कर लेते हैं। जी, थैंक यू। क्योंकि नॉर्मली ये मतलब एक्सटेंड हो जाता है ना, इसलिए। तो अब हमने सिर्फ ये किया कि टीम बना दी, उसका ये काम है, और वो लगी हुई है। अगर जैसे ही न्यू प्रोसेसर आएगा ना, उन्होंने अपना काम करना है। जैसे बैकएंड वालों को अगर बैकएंड में कोई न्यू टेक्नोलॉजी की इन्हांसमेंट होती है तो उनको अपना वो डाटाबेस भी चेंज करनी पड़ सकती है, कुछ भी करना है। लेकिन फ्रंट एंड वालों को पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, किस मुश्किलात में है। फ्रंट एंड वालों की अपनी मुश्किलात है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि यार आपने यूज़र से इनपुट लेना है। जिस तरह हमारे ये फ्रंट एंड नॉर्मल वेबसाइट में भी होता है, वेब एप्स में भी होता है, इनपुट लेना है आपने और उसको वैलिडेट करना है, उसके बाद उसको कंडीशन बेस पेजेस शो करने हैं, और आपने फ्रंट एंड लेवल के लॉजिक और एरर वगैरह भी देख लेने हैं। फिर आपने एट द एंड वो हमें देना है, आपने डाटा, तो हम उसको वैलिडेट करके आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। ये काम हुआ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फ्रंट एंड अब किस तरह बना? फ्रंट एंड यही है कि आप पार्सर चेक करेंगे, सेमेंटिक्स चेक करेंगे, और उसके बाद और भी ये जो एनालिसिस हैं ये सारे करेंगे, और एंड में ना आप एक स्टैटिक रूल के मुताबिक एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखें, आपकी एक तो सरदर्दी कम होगी। आपको इतना पता है यार, एक स्टेज तक मैंने पहुंचना है, सिर्फ कर कर आके इफ एज लगा के अपने सारे पार्सिंग वगैरह करके एक स्टेज तक। वो स्टेज क्या है वो बता दी जाती है। जिस तरह अगर मैं मेरे बैकएंड से आप कनेक्ट होना चाहेंगे ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपका बैकएंड किस क्या एक्सपेक्ट करता है। मैं बताऊंगा जी, आपने मुझे पैरामीटर लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, तो आपने यूज़र नेम जो उसका होगा की होगी और उसके आगे वैल्यू होगी इस तरीके से। पासवर्ड के लिए पास नाम की होगी, आगे पासवर्ड लिख देंगे। ये मैं बता दूंगा आपको, फॉर्मेट जैसा नहीं है जो कि कॉमन है। सर तो तौसीफ। आपने सिर्फ वहां तक लाना है उसको। और अब ये जो फॉर्मेट हम फाइल अभी हमने ये जो बैकएंड को देने के लिए रेडी की है चीज़। अच्छा सर, चले गए मेरा ख्याल। सर मेरा क्वेश्चन है, आप जी ये जी। वो तो हमें पता है कि आपका फ्रंट एंड और बैक एंड जो है, फ्रंट एंड को आप वेरी करता है ना, वो आप चेंज कर सकते हैं। बैक एंड जी तो स्टेटिक रहेगा, वो तो आप चेंज नहीं करेंगे, वो तो मुझे समझ आ गई। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका GCC GNU पाइपलाइन में आपका मिडल एंड जो है वो तो मोनोलिथिक था, वो मशीन न्यूट्रल बना लेता था।
तो फिर एलएलवीएम की जरूरत क्यों पड़ी? एलएलवीएम में हम स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए एक कोड बना लेते थे, राइट? वो कन्वर्ट कर लेता था। लेकिन जो आपका जीएनयू पाइपलाइन है वो मशीन न्यूट्रल बना लेता था। तो फिर हमें क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी इस चीज की? सर जो जो अर्ली सी लैंग्वेज का कंपाइलर है, तो उसमें जो आप एलएलवीएम के बगैर वाले की बात कर रहे हैं ना, उससे प्री एलएलवीएम। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जीसीसी। तो उसमें ये था ना कि उसको अगर कोई भी चेंज करना है ना उन्होंने, मिसाल के तौर पे न्यू प्रोसेसर ऐड करना है उसमें, तो उनको हो सकता है कि अपना सारा कोड एक बार देखना पड़े, एडजस्टमेंट करनी पड़े फ्रंट एंड सेक्शन, क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड के नाम की कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनके लिए एक ही कोड है। ये तो हम लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं ना, एक ही कोड है सारा, एक ही फाइल है उनके लिए, इस तरह ज्यूम करें, तो सारे को कंपाइलर देखना थोड़ा। पड़ेगा, तो इन्हांसमेंट अच्छा। करनी पड़ेगी। लेकिन एलएलवीएम में ये होता है ना कि आपके सेक्शन बने हुए हैं, तो अभी जैसे एक न्यू प्रोसेसर ऐड होगा तो सिर्फ बैक एंड के सेक्शन में जाएंगे, उधर उसको ऐड कर देंगे, कोड सेम रहेगा, उनको फ्रंट एंड के सेक्शन को देखना ही नहीं पड़ा। तो प्रोसेसर के लिए असम्बली अलग से लिखेंगे, वो बिल्कुल लिखेंगे, और असम्बली चेंज होगी, लेकिन इसमें यह है कि आपके फ्रंट एंड के कोड को कोई भी टेंशन नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई कि वो अपने आप को चेंज करे, और ज़रूरत भी नहीं है, ये उसकी ही बैक एंड की ही जिम्मेदारी थी। और आज भी ये होता है, अगर आप एलएलवीएम यूज़ कर रहे हैं तो आप एट द एंड सिर्फ आईआर तक लाएंगे, आईआर के बाद उनकी जिम्मेदारी, और अगर उनको ऑप्टिमाइजेशन करनी है वो टीम रेगुलर कर भी होगी, कर भी रही होगी, होता भी ऐसे ही है। वो अगर न्यू प्रोसेसर मार्केट में आता है तो उसके मुताबिक वो भी उसको, उसमें टीम बैठी भी है, उसकी असम्बली जस्ट की जा रही है, लेकिन आपको उसकी सरदर्दी नहीं है, जिम्मेदारी बट गई, कोड बट गया, और उसके बाद सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पे हम आ गए। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए कि जिस हमने फंक्शन प्रोग्रामिंग में ज़रूरत देखी ना कि बार बार कोड करते थे, ये सिर्फ मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ डिफ़िकल्टी को हम किस तरह सर आसान इधर करते एक हैं। एक कंफ्यूजन है जो डिस्कस हो रही है बार बार। जी जी जी। सर जो आपका एल जीसीसी पाइपलाइन था वो तो स्टैटिक था, वो तो हमें पता है। एलएलवीएम जो था वो मॉड्यूलर था। तो जब रिसर्च हुआ तो क्यों हुआ, राइट? फ्रंट एंड आप कह रहे हैं कि स्टैटिक है, बैक एंड भी स्टैटिक है, मिडल एंड में आप चेंज कर सकते हैं, तो क्यों कर सकते हैं? जो आपका जीसीसी पाइपलाइन था वो आपका क्या कहते हैं, मशीन न्यूट्रल बना लेता था फॉर कोई भी हार्डवेयर हो। अगर आजकल के मॉडर्न जो भी हार्डवेयर आपके आ रहे हैं उस पर तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन एलएलवीएम जो था वो क्या कहते हैं, वो रिसर्च का प्रोजेक्ट था। उन्होंने देखा कि फ्रंट एंड भी स्टैटिक है, बैक एंड भी स्टैटिक है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मिडल एंड पे क्या किया, रिसर्च किया, तो उन्होंने फिर एलएलवीएम अप्रोच बनाई। तो फिर आपका जो एक्स कोड है, आपका मैक जो यूज़ करता है या आपका आईओएस यूज़ करता है या आपकी स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो जो है वो आपका एलएलवीएम अप्रोच यूज़ करती है। क्योंकि वो मॉड्यूलर है, आप चेंज कर सकते हैं। आपका सोर्स कोड जो भी हो, आप एक स्पेसिफिक हार्डवेयर बताएंगे, राइट? और एलएलवीएम को आप वो बताएंगे तो वो स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए वो कन्वर्जन कर लेता है। वो गिम्प्लीफाइंग जो हमने देखा था। तो सर वो एक बेसिक सिंपल ये एक डिफरेंस था। अच्छा सर मेरी, अच्छा ये एक बात ये है कि अभी अगर सी लैंग्वेज जो कि पुराने प्री एलएलवीएम है, उसमें अगर न्यू प्रोसेसर के मुताबिक उन्हें असम्बली एडजस्ट करनी पड़ती है, या कोड एडजस्ट करना पड़ता है, या लैंग्वेज को एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो क्या करेंगे? अभी एक आज ही 2026 के अंदर ही न्यू चेंज आती है और उनको करनी है, हर लैंग्वेज वाले करेंगे, और प्री एलएलवीएम जो लैंग्वेज चल रही है अभी, जिस तरह मेरे हाल सी चल रही है, ओके। तो वो तो क्या आपका करेंगे? सोर्स कोड सी में होगा और आपको किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए बनाना है। हाँ जी, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही नॉर्मली आपको जो विंडोज़ है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए सीपीयू नया आ जाता है एक, फर्ज कर लीजिए, या फिर हो सकता है कि आप किसी और सीपीयू के लिए उसको असेंबली लिखना चाहते हैं। सर अगर आप खुद ही कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं तो आपका अप्रोच एलएलवीएम होगा। और आपको अगर एक क्या कहते हैं, स्पेसिफाइड एक मोनोलिथिक अप्रोच यूज करनी है कि आपको बस एक मशीन न्यूट्रल बन जाए, राइट? आपका इंटेल का हो या आपकी जो और भी कोई हार्डवेयर है, मैक हो, लिनक्स हो, अगर आपके उसको क्या कहते हैं न्यूट्रल बनाना है तो फिर आपका जीसीसी का वर्क फ्लो यूज होगा। अगर आपको नहीं स्पेसिफिक सर, हार्डवेयर के लिए बनाना है तो एलएलवीएम अप्रोच होगी। नहीं सर, यहाँ न्यूट्रल का तो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं ना करता प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर।
न्यूट्रल तो तब है कि आप कहें कि हमने एक मैजिकल जेनेरिक प्रोग्रामिंग कर दी जो दुनिया के हर प्रोसेसर के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। सर ये यम है, पॉसिबल है बल्कि। सर ये पॉसिबल है। आपका जीसीसी जीएनयू पाइपलाइन जो है ना, अगर आपका उसका मिडल एंड आप देखें ना, तो वो मशीन नहीं न्यूट्रल ना बना सर, देगी। नहीं ना। और अब देखें, ये सारी स्टैटिक रूल्स होते हैं, हर असेंबली प्रोसेसर के मुताबिक एडजस्ट होती है। तो एक न्यू प्रोसेसर आता है, उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बयान किए हैं, असेंबली का स्ट्रक्चर बयान किया है, वो इनपुट्स किस तरह लेगा, उसके लिए रजिस्टर के स्ट्रक्चर क्या है, तो सारी चीज़ें उसको मैनुअल आपको अपडेट करनी पड़ेंगी। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना। मैनुअल अपडेट जब करनी पड़ेंगी आपको, तो आप हो सकता है कि अब क्योंकि फ्रंट एंड और बैक एंड का लफ्ज़ ही नहीं है उधर, सारी सोर्स कोड एक ही है, तो आपको सारा प्रोग्राम ना एक बार देखना पड़ेगा। हो सकता है कि सारा प्रोग्राम ही चेंज करना पड़े, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। और कुछ इफ एल्स आगे पीछे लगाने पड़े, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ दाएं, कुछ बाएं। तो इसमें यह है कि आप ऐड देन कर देंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। सर मैं ऐड तो करूं? जी जी बिल्कुल करें ना। सर असल में ना मसला ये था कि ना हर हर बार ना हर नया जब नया सीपीयू आता था कोई भी ना, दोबारा से कोड लिखना पड़ता था डेवलपर को ना। क्योंकि ना इसमें ना मसला ये था कि ना सी प्लस प्लस में ना सी में मसला ये था कि ना उसमें ना कोई ना इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन नहीं थी ना, जो कि ये इस एलएलवीएम मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तभी रिसर्च हुई थी कि इसका सोल्यूशन निकला था कि ना हमने आईआर बनाया था, जो कि इसका हमारे पास अभी 3 फ्रंट एंड्स आ रहे हैं ना और 3 बैक एंड्स आ रहे हैं, उसके बाद बनेंगे। अ, ये आपस में बात नहीं कर सकते, ठीक है, हमें पता नहीं चलता। तो फिर श- मसला ये था कि शेयर्ड मिडल एंड नहीं था इनके पास। इससे ये फायदा क्या हुआ कि ना पोर्टेबिलिटी थी, ठीक है। उसके बाद एक फायदा यह था कि इसमें हम लोगों को पता यूजिबिलिटी कौन सा बेस में आया था एलवीएम के अंदर ही। और आपको पता है एसएसएक्स स्टैटिक और डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन जो इसकी होती हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ठीक है आपने। पहले यही हुआ करता था कि आपको, या जिसको आपने कहा ना दोबारा लिखना पड़ता था, उसमें यह था कि एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी काफ़ी, उसमें काफ़ी जगह पे। ये टर्म भी अब यूज़ कर लें दोबारा, सारा तो नहीं था लिखना पड़ता दोबारा, लेकिन ये कि काफ़ी उसमें था। तो बाद में फिर हमने इसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। अब न्यू प्रोसेसर के लिए बनाना एक बैक एंड लेवल मतलब बैक एंड का लफ्ज नहीं भी आप यूज़ करना चाहते तो आप खुद अज्यूम करें कि वो फंक्शन जो असेंबली बना रहा है ना, आपने अगर एक फंक्शन है जो कि पार्सिंग करता है, एक फंक्शन है सिमेंटिक चेक करता है, और एक फंक्शन है असेंबली बना देता है, तो आप समझ लें कि वो जो फंक्शन असेंबली बनाता है ना आपका, उसको आपने एडजस्ट करना होता है। तो ये इस तरह एडजस्टमेंट इतनी सिंपल थी नहीं, इस तरह होती तो फिर वो फंक्शन ही लागू बना हुआ था जिसमें हम ऐड करते जाते हैं, उस हर चीज़ इंटरलिंक है। तो आपको ऊपर के बाकी भी एडजस्ट करने पड़ते हैं उसके मुताबिक थोड़े बहुत। तो यहाँ सर, डिवीजन हमने कर दिया। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है। आप जो कह रहे हैं कि आपकी जीरोज वन कन्वर्जन होती है, तो आपकी फुल जो भी आपका कंपाइलर का वर्क फ्लो है, तो ये जीरो वन कन्वर्जन कहाँ होती है? आपके बैकएंड में होती है? सॉरी सर, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। सर आप कह रहे हैं ना कि बैकएंड जो है वो जीरोज वन कन्वर्जन करता है, राइट? तो अगर कंपाइलर का वर्क फ्लो देखे, तो बैकएंड तो वो नहीं कर रहा होता। वो तो सिर्फ आरटीएल करता है, रजिस्टर ट्रांसफर लेवल। फिर वो सारी चीज़ें होती है, ऑप्टिमाइजेशन भी उसमें होती है। जब बैकएंड से बात निकल जाए तो वो फिर असेंबलर के पास आती है। असेंबलर फिर वो करता है, लिंकर जो है जी वो सर। फिर आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। जी जी सर, बात यह है कि हमारे एक्सेस में ना एज अ ह्यूमन या एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम लिख रहे होते हैं, हमारी रसाई एक्सेस असेंबली तक की, इसलिए हम उस तक की बात करते हैं। उससे आगे हमारी एक्सेस नहीं है, या हम वहाँ का काम नहीं करते, या हमें ज़रूरत नहीं है, या उन्होंने एक्सपोज नहीं की हुई एपीआई उस काम के लिए। तो डेवलपर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर भी हैं, तो यहाँ ब्रेक लगती है। आपने असेंबली एट द एंड बना देनी है, आगे मशीन जाने उसका काम जाने, वो उसको रिसीव करके एडजस्ट करता है। लेकिन असेंबली आप बना के वही देंगे जो आपने अभी असेंबलर कहा ना बनाता है, बिल्कुल वही बनाएगा 0 1। लेकिन वो तब भी बनाएगा ना जब उसके मुताबिक की असेंबली होगी। जब एक फंक्शन 2 पैरामीटर लेता है, आप उसको 3 नहीं दे सकते, या आपको सिंगल पैरामीटर नहीं दे सकते, या बिल्कुल भी उसको बगैर पैरामीटर के नहीं दे ये सकते। स्टेप कब कब होता है? ये टू सी और थ्री सी वाला स्टेप किधर होता है? आपके बैकएंड में होता है या आपके मिडिल एंड में होता है? ये कौन सा है? दिखाइएगा। ये थ्री नहीं, सी वाला जो हम ये देख थ्री रहे की थे। बात कर, हाँ ये आप थ्री बात एस कर। की बात कर।
हाँ, ये मेरा ख्याल असेंबली जब बन रही थी बैक एंड में होता है, मेरा ख्याल नहीं, है। ये आपका अंदाजा ही है मेरा। मिडल का स्टेप है, इंटरमीडिएट अच्छा, ये आई आर का होगा रिप्रेजेंटेशन। फिर, सही है। हम्म। बिल्कुल। और आईआर में कौन सा स्टेप है? एक जेनेरिक आईआर जो था वो आपका एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री पढ़ता था। हम्म। ये ट्री एड्रेस कोड जो है ये गिम्पल आईआर का स्टेप है। अब सारी ठीक है। रिसर्च भी इसी बेस पे हुई थी। आपका गिम्पल आईआर क्या करता है? अगर आप जीसीसी जीएनयू पाइपलाइन में देखिए, आपका गिम्पल आईआर जो है वो मशीन न्यूट्रल बना लेता है फॉर इंटेल, फॉर मैक, फॉर लिनक्स, जो स्टेटिक पाइपलाइन था। लेकिन जो एलएलवीएम था, अगर आप उसका गिम्पल आईआर देखें, उसमें वो 3AC वाला जो है वो वर्कफ्लो यूज हुई है, 3 एड्रेस कोड। तो अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक, फर्ज करें आप मोजो पे काम करना चाह रहे हैं, राइट, या कोई एआई की लैंग्वेज आ गई आप उस पर काम करना चाहें, तो आप अगर कंपाइलर डिजाइन करेंगे तो आपका फ्रंट एंड के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होगा, ना बैक एंड के साथ, ना असेंबलर, ना लिंकर, ना एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ। आपका मेन जो फोकस होगा वो आपका होगा गिम्पल आईआर के साथ, क्योंकि गिम्पल आईआर जो है वो कन्वर्जन करता है आपका जो, वो कन्वर्ट करता है 3AC कोड को, फिर उसके बाद उसकी ऑप्टिमाइजेशन होती है। हाँ तो जी, सारा बिल्कुल वो रिसर्च इसी पे हुआ था। बिल्कुल सही है सर, वो करता है और वो अपने बैक एंड के मुताबिक कन्वर्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यार मैं डॉक्टर रिजवान हियर। तो सिर्फ आप लीड करें ना आज का सेशन? जी सर, ये सर फैजान का था, तो मेरा उसका उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो अच्छा अभी अच्छा हम डिस्कशन कर रहे थे। जी जी। अच्छा अच्छा, चलें यार, आप माशा चलें, दैट्स ग्रेट। अच्छी, अच्छा, आप लोग तो बड़ी अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं यार। दैट्स नाइस, माशाल्लाह, सर आप वेरी गुड क्या सेशन। बोल रहे हैं? आप लोग मेरे ख्याल 1 घंटे से ज़्यादा ले लेते हैं, दैट्स गुड। यस। आप लोग तो कंटिन्यू रखते हैं। चलो दैट्स ग्रेट यार, चलें आप लोग कंटिन्यू करें, मैंने तो बस ध्यान में सिर्फ यही कहना थैंक था, यू तो फॉर थैंक्स। प्रोवाइडिंग अस द प्लेटफॉर्म। नहीं बहुत नहीं, बहुत अच्छी शुक्रिया डिस्कशन जज़ाकल्लाह कर खैर। रही है माशाल्लाह, चले कंटिन्यू करें, थैंक यू। यस सर। सर आई गेस और क्वेश्चन नहीं है सर। सुहेब, अगर आप वो रियल वर्ल्ड यूज केसेस, अगर आप वो स्लाइड पे चले जाए तो बस वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर तौसीफ, सर फैजान, सर उमर, and Sir Zulfikar, I think so. His name was. Yeah, all the moderators and all the trainers for the session of 7 p.m. compiler design. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री के एप्लीकेशन इसमें क्या है, कंपाइलर डिजाइन उधर किस तरह बेनिफिट देते हैं हमें। सर आजकल जैसा कि एआई का दौर है, तो इसमें हैकर्स किस तरह इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। जिस तरह एल 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 वी एम का बात की थी हमने उसके बारे में, उसमें ना जो अब मैंने कुछ तजुर्बा देखा था, उसमें लिखा था 26 में ना, इसके साथ ना हम ना एआई इंटीग्रेट एमएल इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। एमएल इसमें इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हैं ताकि ना हम डिटेक्ट कर सकें कि जो हम लोग जो प्रोग्रामर होता है ना, उसको उसके पास जो मसले आ रहे होते हैं, जिस तरह कि वर्नेबिलिटीज किधर हैं या किधर इंडेंटेशन वगैरह, ऐसा पाइथन के अंदर मसला होता है। ठीक है। अब एक सर ने बात की थी मोजो के बारे में, जो कि मैन स्पेसिफिक लैंग्वेज है। ये ये एआई से ना वेब की तरफ हम जाते हैं, वेब असेंबली की तरफ। तो उसमें इस्तेमाल होती है। अब कंपाइलर्स बहुत स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, जो कि जिस तरह हम लोगों ने जनरल पर्पस कंपाइलर्स पढ़े हैं, जिस तरह के सी है, सी लैंग्वेज का कंपाइलर था, जीसीसी हमने पढ़ा था। ठीक है। अपना इस सबको ना ड्रॉप करें और हम अपने ना चिप्स, हमारी आपने देखा होगा एआई की चिप्स बन रही हैं, मॉडर्न चिप्स बन रही हैं, जो कि उसमें उन्होंने बिल्ट इन इसमें एआई डाला हुआ है। एमएल जो होती है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो डिटेक्ट करते हैं कुछ में लूप हॉल तो नहीं है हमारे कोड में। ठीक है, कोड बेस के अंदर। और फॉर्मल ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि हम लोगों को स्पीड असल में आजकल का इशू इशू है कि सबसे ज़्यादा तेज़ हमारा काम हो, हम जल्दी से जल्दी चीज़ें अचीव कर लें। इसके बाद बात करते हैं कि हम लोग तो एज ए कोडर यहाँ पे आए थे, हम लोगों ने आपस में डिस्कशन की है, समझे हैं। हम लोगों को कंप्यूटर का काफ़ी आर्टिफिशियल समझ आया कि किस तरह कोड ट्रांसलेट होता है मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर। 3C हमने इस्तेमाल किया था जिस तरह, जो कि मशीन के लिए काफ़ी ईजी होता है इसको अंडरस्टैंड करना। अब सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग जो होती है वो कटिंग एज रिसर्च की तरफ जा रही है।
हम लोग इस तरह मल्टीपल कैरियर्स इससे होते हैं। एक मिनट बचते हैं, तब तक हम बात करते हैं कि ये हम लोगों को कंप्यूटर आर्किटेक्चर समझ आ गया काफी हद तक, कि वो किस तरह वर्क करता है। जिस तरह ML IR है, या फिर टोन है, जो कि AI मॉडल इस्तेमाल करते हैं, और हाई परफॉर्मेंस कर्नल फॉर GPUs और स्पेशल AI चिप्स। और परफॉर्मेंस सिस्टम इंजीनियर, इसमें एक कैरियर पाथ होता है, जो क्या करता है कि ना वो क्लाउड की तरफ उसका ज़्यादा काम होता है। इस तरह AWS और गूगल क्लाउड हो गया, उसके ना उसके अंदर हाई परफॉर्मेंस और हाई, जिस तरह आपको पता है कि ट्रेडिंग वगैरह भी होती है, उसके प्लेटफॉर्म होते हैं मल्टीपल्स, उनमें कोडिंग करना होता है, वो सिस्टम इंजीनियर्स करते हैं। और उसमें कंपाइलर इस्तेमाल भी होते हैं, वो हम MD से लोग ही बनाते हैं, जिनको कंपाइलर का आर्किटेक्चर अच्छे से पता होता है। फिर DSL आर्किटेक्चर होता है किसका, जो कि कस्टम लैंग्वेज को हम स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जिस तरह मोजो मोजो है, वो AI स्पेशलाइज है लैंग्वेज है, और ब्लॉकचेन के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिखते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमने बात की थी जैसा कि AI कंपाइलर होते हैं यूज मशीन लर्निंग टू डिस्कवर नोवेल ऑप्टिमाइजेशन स्टडीज एंड ऑटोमेट कंपाइलर डेवलपमेंट। और एक और है वेब असेंबली, वैसम, enabling high performance applications directly in web browsers beyond pushing the boundaries of what's possible online। जैसा कि वेब GPU है, इस तरह की हमें ML का कोड जो है, या ML के मॉडल्स कैसे ट्रेन कर सकते हैं वेब के ऊपर, वेब GL इस तरह इस्तेमाल हो रहा है। A challenging journey, a mastered skill. Compiler design is renowned for its intellectual rigor, demanding precision, creativity, and deep analytical thought. Learning compiler construction is about learning to think in a precise, logical, and deeply structured way. It transforms how you approach all programming problems. Thank you so much for everyone. We have concluded this completed all compiler design course. Uh, Thank you, Icon Guru, for giving us this platform for discussion and sharing our knowledge. We share, learn, share, and grow together. थैंक यू सो मच सर। जज़ाकल्लाह। सदफर का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने एक कोर्स हमें मुझे बोला कि हम लोगों ने कोर्स आने, फिर हमने सबने मिल के पढ़ा, सीखा आपस में। सर रिजवान, थैंक यू सो मच। किसी ने कोई कमेंट्स वगैरह है, कुछ ऐड करना है तो फीडबैक डालना है तो दे सकते हैं। सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर कोई उस पर रिसर्च करना चाह रहा है तो काइंडली। एक ऐसी चीज़ है जो आजकल मॉडर्न आर्किटेक्चर्स में यूज़ होती है। सर एक चीज़ है जिसे LPUs कहते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, राइट। आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, जो भी आप AI में यूज़ जी सर। करते हैं, आप आजकल LLMs देख रहे हैं, राइट। उसका जो आप अगर आर्किटेक्चर देखें कि उसका वर्कफ्लो कैसे होता है, तो उसको मॉडर्न बनाने के लिए ग्रुप जो एक कंपनी है वो LPUs पे काम करती है। तो वो भी कंपाइलर डिज़ाइन का वर्कफ्लो यूज़ करती है। जैसे हम फ्लेक्स देख रहे थे, जो आपकी लेक्सिकल एनालिसिस करता है, राइट। उसमें जो है वो टूल वो बना रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न जो आजकल आ रहा है, उसे कहते हैं लेक्स। लेक्स जो है आपकी लेक्सिकल एनालिसिस एनालिसिस कर लेता है, और जो हमने बाइसन पढ़ा था, जो पार्स ट्री बना लेता है, सिंटेक्स एनालिसिस कर लेता है, राइट। आजकल जो चीज़ यूज होती है उसे यैक कहते हैं। यैक जो है वो आपकी पार्स ट्री बना लेता है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, और ये सारी चीज़ें जो है वो यैक कर लेता है, राइट। और फिर जो हम रजिस्टर एलोकेशन देख रहे थे कि अप टू 8 रजिस्टर्स जो है वो आपकी GCC GNU पाइपलाइन में आप यूज़ कर सकते थे। अगर आपको और करना था तो आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना था LW के नाम से। असेंबली में आप देते हैं कि लोड वर्ड, और फिर आप वेरिएबल का नाम देंगे डॉलर के साइन के साथ, राइट। और अब उसमें तो रजिस्टर के साथ हमारी क्या कहते हैं इंटरेक्शन होती थी, राइट, एंड बैक एंड फोर्थ डेटा ट्रांसफर होता था।
लेकिन जो आपके मॉडर्न, अगर आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करेंगे तो आपके रजिस्टर जो है वो रोबस्ट नहीं है, क्योंकि वो जो है वो मेमोरी होल्ड करती है। वो ग्राफ कलरिंग भी हमने पढ़ा था, तो वो थोड़ा एफिशिएंट नहीं है। जो मॉडर्न एरा में जो चीज़ यूज़ होगी वो रैम यूज़ होगी। रैम इसलिए यूज़ होगी कि वो एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। वो फॉर अ टाइम बीन जो है वो आपका क्या कहते हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस और आपका एड्रेस कोड अपने साथ रखता है। तो वो जो है वो रैम को यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप कोई भी अगर एलपीयूज पे काम करना चाह रहे हैं तो ये डिस्कवर करें। हमारे कंपाइलर डिज़ाइन के वर्कफ्लो के साथ ये लिंक करता है। तो जब मैं पढ़ रहा था यस सर, काफी अ, ज्यादा लिंक है। तो इस चीज़ ने बहुत हेल्प की है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। जी।